नमस्कार मित्रों, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल जीएस ऑल कोर। फ्रेंड्स, आज हम लोग प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो आइए शुरू करते हैं। स्टडी ऑफ प्लांट्स को बॉटनी के अंतर्गत रखा जाता है। थियोफास्ट्रस इज कॉल्ड द फादर ऑफ बॉटनी। हमने पहले देखा जो ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता है फ्रेंड्स, तो उनके अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो वैसे ही प्लांट किंगडम के भी अपने फीचर्स हैं, अपने कैरेक्टरिस्टिक हैं। तो उनको देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले प्लांट्स जो होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर। नेक्स्ट यूकैरियोट्स होते हैं। यूकैरियोट्स कहने का मतलब है कि प्लांट्स के जो सेल होते हैं उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। उनके सेल में सेल वॉल्स भी होते हैं। ये सेल वॉल्स जो होते हैं एनिमल सेल में नहीं पाए जाते, जो कि सेलुलोज से बने होते हैं। तो प्लांट्स आर द मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स विथ सेल वॉल्स एंड दिस सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। सेकेंडली, दे यूज क्लोरोफिल फॉर द फोटोसिंथेसिस। जो पत्ते हम देखते हैं फ्रेंड्स, हरी भरी पत्ती होते हैं और वो पत्ता का जो रंग होता है वो ग्रीन इसी क्लोरोफिल की वजह से होता है। और ये क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट नामक ऑर्गेनेल में पाया जाता है। ये क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को पूरी कर सकता है, फोटोसिंथेसिस करता है और प्लांट्स के लिए भोजन बनाता है। इसीलिए इसे हम ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं। हाँ, कुछ इसके एक्सेप्शंस हैं जो कि पार्शियली हेटरोट्रॉपिक भी प्लांट्स हो सकते हैं, जैसे इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ऐसे जगह पर पाए जाते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी हो, जिस सॉइल में नाइट्रोजन की कमी हो, तो उस कमी को पूरा करने के लिए ये प्लांट्स इंसेक्ट्स यानी कि कीट पतंगों का शिकार करते हैं और नाइट्रोजन की जो कमी होती है उसको फुलफिल करने की कोशिश करते हैं। और दूसरे हो गए पैरासाइट्स। ये सब पार्शियली हेटरोट्रॉफिक है, बट मोस्टली जो फीचर्स प्लांट किंगडम का होता है वो होता है मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक and they use chlorophyll for the process of photosynthesis and hence they are known as autotrophs। तो आइए आगे बढ़ते हैं। प्लांट्स का जो क्लासिफिकेशन होता है वो कुछ उसके आधार होते हैं। दे डिपेंड्स ऑन, जैसे प्लांट बॉडी, प्लांट की बॉडी कैसी है, प्लांट की बॉडी थैलस है या नहीं है, मीन्स डिफरेंशिएटेड रूट्स हैं उसके पास कि नहीं है, स्टेम है कि नहीं है, लीव्स है कि नहीं है। तो यदि बॉडी उसकी थैलस होगी तो उसको अलग क्लासिफाई करेंगे। यदि उसकी बॉडी थैलस नहीं है तो उस प्लांट्स को हम अलग क्लासिफाई करेंगे। उसी प्रकार से वेस्कुलर सिस्टम वो प्लांट होल्ड करता है या नहीं करता, तो उस आधार पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं। वेस्कुलर सिस्टम मीन्स वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं दो प्रकार के, जिसे जाइलम एंड फ्लोएम कहते हैं। ये वाटर एंड अदर सबस्टांसेस को ट्रांसपोर्ट करते हैं विद इन द प्लांट फ्रॉम द रूट्स। नेक्स्ट, अब कोई प्लांट है उसके पास सीड डेवलपमेंट होता है या नहीं होता, बीज वो पौधा देता है या नहीं देता, इस आधार पे भी उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं हम। उस पौधे में फ्लावर्स होते हैं या नहीं होते हैं, इस आधार पे भी कर सकते हैं। साथ ही साथ जो सीड होता है वो नेकेड होता है या फिर किसी फ्रूट के अंदर पाया जाता है, इस आधार पे भी हम प्लांट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे यदि हम एक एग्जाम्पल लें और इसे हम एप्पल मान लें, तो एप्पल जब हम काटते हैं तो उसके अंदर यहाँ पर सीड्स पाए जाते हैं, तो इसके सीड्स जो हैं इनक्लोज्ड इनटू द फ्रूट, इनके जो है सीड्स इनक्लोज रहते हैं फ्रूट्स के। कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिनके सीड्स इनक्लोज नहीं रहते, तो उसे किसी और कैटेगरी में रखते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम को हम समझ सकते हैं फ्रेंड्स के तीन आधार पे हम क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला, बॉडी उसका कैसा है, प्लांट बॉडी का थैलस है या नहीं है। सेकेंड, वो वेस्कुलर सिस्टम को रखता है या नहीं रखता। एंड थर्ड, उसमें सीड एंड फ्लावर डेवलपमेंट कैसा है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स देखते हैं। प्लांट्स को दो भाग में बांटा गया है। एक वो जिसमें नन फ्लावरिंग एंड नन सीड बियरिंग प्लांट है, यानी कि जिसमें फूल भी नहीं होते, साथ ही साथ उसमें बीज भी नहीं होते। फॉर एग्जांपल एल्गी, एल्गी में ना ही फूल होते हैं ना ही सीड्स होते हैं, तो ऐसे प्लांट्स को क्रिप्टोगेम्स कहते हैं।
और ऐसे प्लांट्स जिसमें फ्लावर्स भी होते हैं और साथ ही साथ सीड बियरिंग भी होता है, जिसमें बीज भी लगते हैं, उसको फेनरोगेम्स कहते हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन किस आधार पे हो गया कि फ्लावर्स हैं या नहीं हैं, सीड्स हैं या नहीं हैं, इस आधार पे क्रिप्टोगेम्स और फेनरोगेम्स होते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन यदि हम देखें क्रिप्टोगेम्स के अंतर्गत, कि ऐसे पौधे जिसके अंदर सीड्स भी नहीं है और फ्लावर्स भी नहीं, इनको 3 भाग में बांटा जाता है। पहला है थैलोफाइटा, दूसरा है ब्रायोफाइटा एंड तीसरा है टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा पूरी थैलस बॉडी होती है। कोई भी यदि ऐसा प्लांट है जिसमें जो थैलोफाइटा के अंतर्गत आता है, जैसे कि एल्गी, इसकी बॉडी पूरी थैलस होती है। मतलब हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि ये जो एल्गी है इसमें कौन सा रूट्स है, कौन सा स्टेम है और इसके कौन से लीव्स हैं, इस चीज़ को हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। ऐसे प्लांट्स को थैलस प्लांट्स कहते हैं और ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उनको थैलोफाइटा कहते हैं। उसी प्रकार से ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा होते हैं, जिसको हम आगे अध्ययन करेंगे। फेनरोगेम्स यानी कि जो ऐसे पौधे जिनमें फ्लावर्स और सीड्स दोनों होते हैं, इसको 2 भाग में बांटा जाता है, गाइनोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। वैसे पौधे जिसके सीड्स नेकेड होते हैं, मतलब फल से बाहर होते हैं, उनको गाइनोस्पर्म कहते हैं। और एंजियोस्पर्म उस प्लांट्स को कहते हैं जिसके सीड्स उसके फ्रूट के अंदर होते हैं। जैसे एप्पल में हमने अभी एग्जांपल देखा, तो एप्पल में उसके सीड्स उसके फल के अंदर होते हैं, इसलिए वो एंजियोस्पर्म में आता है। आइए अब देखते हैं थैलोफाइट्स के बारे में। इसमें हम मोस्टली एल्गी के बारे में देखेंगे। हाँ, पहले तो कुछ और ऑर्गेन्स थे, जैसे फंगस को भी थैलोफाइटा के कैटेगरी में ही रखा गया था, बट अब उसको हटा दिया गया है। तो क्रिप्टोगेम्स के अंतर्गत हम थैलोफाइटा को रखते हैं, जो कि नन फ्लावरिंग एंड नन सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं, जिसमें पुष्प नहीं होते और ना ही कोई बीज होता है। तो यदि हम इसके फीचर्स की बात करें तो ऐसे पौधों में तो वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं होती, मीन्स देयर बॉडी इज नॉट डिवाइडेड इनटू स्टेम, रूट्स एंड लीव्स। हम ये डिस्टिंग्विश ही नहीं कर सकते कि इस प्लांट का ये स्टेम है, ये रूट्स है और ये लीव्स है। दूसरा, स्टडी ऑफ एल्गी, यदि हम एल्गी का अध्ययन करते हैं, इसको फाइकोलॉजी कहा जाता है। जैसा कि अभी हमने देखा उसी प्रकार से क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है। यदि हम इस एल्गी को देखें तो ये एल्गी का कलर ग्रीन है, तो ये जो ग्रीन कलर इसे मिलता है ये किसी क्लोरोफिल की वजह से मिलता है। और ये क्लोरोफिल जो प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल के अंतर्गत एक ऑर्गेनेल होता है जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इस क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिससे हम क्लोरोफिल कहते हैं। और क्लोरोफिल रहने की वजह से ये एल्गीज फोटोसिंथेसिस कर सकती हैं और अपना खाना भी बना सकती हैं। मीन्स यदि हम थैलोफाइटा की बात करें तो ये अपना फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और इसीलिए वो खाना बनाने की वजह से ऑटोट्रोफ्स कहे जाते हैं। ये जो एल्गी है ये मोस्टली मॉइस्ट प्लेस पे पाई जाती हैं और वेट प्लेस, जहाँ भी नमी होगा, जहाँ पर भी पानी होगा, वहाँ पर ये एल्गी अपने आप जो है हमें पाई जा सकती है। दे आर मोस्टली और लार्जली एक्वेटिक, ये दोनों जगह पाई जा सकती हैं, फ्रेश वाटर में भी और मरीन वाटर में भी। भले पानी नमकीन हो, वहाँ पर भी एल्गी पाई जा सकती है। इनके पास जाइलम एंड फ्लोएम दोनों एब्सेंट होते हैं, जो कि वेस्कुलर सिस्टम के पार्ट होते हैं। और ये एल्गी मोस्टली 3 टाइप की होती हैं, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी। जैसा कि अभी हमने बताया, पहले एल्गी में थाइलोफाइट्सा में फंगस को भी रखा जाता था, बट अब उसे मोनेरा किंगडम में इंक्लूड कर दिया गया है। और कुछ ऐसे ही प्रोटेस्टा में हुआ करते थे जिसमें सिल्वाल पाया जाता था, अब उसे प्लांट किंगडम से हटा दिया गया है, मतलब थैलोफाइट से हटा दिया गया है। उसी प्रकार से साइनोबैक्टीरिया था जिसे अब हटा दिया गया है, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। ये ब्लू ग्रीन एल्गी तो है बट इसे मोनेरा किंगडम में रखा जाता है। दे आर नॉट द एल्गीज एनीमोर, यानी कि यदि ये प्रश्न पूछेगा कि ब्लू ग्रीन एल्गी किस से संबंधित है तो कभी भी थैलोफाइटा या प्लांट किंगडम नहीं लिखना है, दे बिलोंग टू द मोनेरा किंगडम। वैसे ही फंगस का भी होता है। बट कुछ एल्गी को हम देखते हैं कि प्लांट फंगस के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहती हैं। कुछ एल्गीज ऐसी हैं जो कि फंगस के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन में रहती हैं, उसे हम लाइकेंस कहते हैं। तो आइए देख लेते हैं फंगस और लाइकेंस को भी, परंतु ये दोनों
थाइलोफाइटा के अंतर्गत नहीं रखे जाते, कीप इट माइंड। आगे बढ़ने से पहले मित्रों एल्गी के यूजेज को देख लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एटमॉस्फेयर में से और ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं। तो जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स किए जाते हैं उससे लगभग 50%, हाफ लगभग एल्गी ही फिक्स कर देता है। मतलब आप समझ रहे होंगे कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का काम हो रहा है, मतलब पूरे प्लांट किंगडम में जो ऑक्सीजन वो लोग रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद, उसमें लगभग 50% फिक्सेशन का काम एल्गी करती है। दूसरा, एक कोरेला नाम का एल्गी होती है, कोलेरेला, जो कि यूनिसेलुलर एल्गी है। इस एल्गी को एस्ट्रोनॉट्स अपने स्पेसशिप के साथ ले जाते हैं और उससे वो लोग फूड प्राप्त करते हैं। इसमें प्रोटीन होता है और उससे वो खाकर जिंदा रहते हैं, उससे इन्हें ऑक्सीजन भी मिलता है। तो इस प्रकार से इसको स्पेस एल्गी भी हम लोग कहते हैं। कुछ एल्गीज ऐसी हैं जिससे आयोडीन भी हमें मिल जाता है, जिसमें लेमिनेरिया है, फूकस है, एक्लेनिया है। ये सब जो एल्गीज हैं इससे आयोडीन भी मिलता है। स्पाइरोगैडा इज कॉमनली नोन एज पॉन्ड सिल्क। हम लोग देखे होंगे एक तालाब में ऐसे एल्गीज पाए जाते हैं जो रेसे टाइप के होते हैं, उसी को क्या होता है, पॉन्ड सिल्क कहा जाता है। देखिए ये ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ये मोनेरा किंगडम में आता है और ब्लू ग्रीन एल्गी से ही एक तरीके का फूड सप्लीमेंट बनाया जाता है, मतलब एक टैबलेट कैप्सूल बनाया जाता है। इस कैप्सूल को स्पिरुलिना कहा जाता है। इस बात को बस ध्यान रखिएगा, ऑल्दो ये मोनेरा किंगडम का है, ब्लू ग्रीन एल्गी समझकर आप इसे थैलोफाइट्सा में नहीं रखेंगे। ये प्लांट किंगडम में नहीं आता, ये मोनेरा किंगडम में आता है। हमने अभी एल्गी के यूजेज को देखा, अब देखते हैं क्या एल्गी हर एक समय यूजफुल ही होता है। तो इसका आंसर है नहीं, एल्गीज आर नॉट ऑलवेज गुड फॉर अस। तो हम लोग बहुत समय देखे होंगे फ्रेंड्स कि किसान जो होते हैं, फार्मर्स होते हैं, हमारे किसान भाई लोग जो होते हैं वो फर्टिलाइज़र का यूज अपने फील्ड में करते हैं, अपने खेतों में फॉस्फेट कभी डालते हैं, कभी नाइट्रेट डालते हैं। तो ये सब जो खाद वो लोग यूज करते हैं, तो बारिश के समय क्या होता है कि वो खाद बहते हुए तालाबों में पहुंच जाता है। जब तालाबों में ये खाद पहुंच जाता है तो वो न्यूट्रिएंट के रूप में काम करता है और उस तालाब में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट एक्यूमुलेट हो जाता है, मतलब जमा हो जाता है। उसके वजह से जो वहाँ पर एल्गी होती हैं, तालाब के ऊपरी वाली लेयर वाली एल्गी जो होती हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलने लगता है उनको। जब उनको न्यूट्रिशन मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा फलती फूलती हैं और धीरे धीरे समय के साथ वो ऊपरी सतह को पूरी तरीके से कवर कर लेती हैं। जब तालाब का ऊपरी सतह कवर्ड हो जाता है तो जो सनलाइट है वो नीचे नहीं जा पाता। जब नीचे सनलाइट रोशनी नहीं जा पाती वाटर सरफेस के, तो वहाँ के जो एक्वेटिक एल्गी हैं और प्लांट्स हैं वो मर जाते हैं, धीरे धीरे डाई हो जाते हैं। जब प्लांट्स वहाँ के डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो उस पर बैक्टीरिया उसको डिकम्पोज करने लगती है। और इस स्थिति में जब बैक्टीरिया मरे हुए पौधों को, मरे हुए एक्वेटिक प्लांट्स को डिकम्पोज करने लगती है तो वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करती हैं। इससे वाटर में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही घट जाती है और धीरे धीरे बहुत ही ख़त्म हो जाती है। इस प्रकार से जो वहाँ की मछलियाँ होती हैं जो ऑक्सीजन का यूज करती हैं, वो ऑक्सीजन के अभाव में मर जाती हैं। और जब मछलियाँ मर जाती हैं तो इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि उस तालाब का प्लांट भी मर गया और उस प्लांट के मरने की वजह से धीरे धीरे वहाँ की मछलियाँ भी मर गई और इकोसिस्टम हमारा वहाँ का डिग्रेड हो गया। तो इस प्रकार से एल्गी भी बहुत हार्मफुल हो सकती है हमारे लिए। आइए अब फंगी के बारे में पढ़ते हैं। फंगी को हिंदी में कवक कहते हैं, बट इस बात को आप ध्यान रखिएगा, फंगस को थैलोफाइटा में काउंट नहीं किया जाता। इसे मोनेरा किंगडम में रखा गया है। के मोनेरा किंगडम में पहले रखा जाता था फंगस को, बट अब नहीं रखा जाता। लेकिन हम इसीलिए इसको पढ़ रहे हैं क्योंकि एल्गी जो है फंगस के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहती है और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में जब ये एल्गी फंगस के साथ रहती है तो उसे ही लाइकन्स कहते हैं। तो इसलिए पढ़ रहे हैं फंगस, और फंगस के बाद अब लाइकन्स को देखेंगे। तो फंगस की स्टडी यदि जो करता है उसको
माइकोलॉजी कहा जाता है। फंगस की स्टडी ऑफ फंगी इज नोन एज माइकोलॉजी। इनका सेल वॉल जो होता है चिटिन से बना हुआ होता है, बट दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल। चूंकि इनके पास क्लोरोफिल नहीं है इसलिए ये लोग फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। जब फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते तो इन्हें ऑटोट्रॉफ्स नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि अपना ये खाना बना ही नहीं सकते तो ऑटोट्रॉफ्स क्यों कहा जाए। इसके बेस्ट एग्जाम्पल में से एक मशरूम है और दूसरा ईस्ट है। मशरूम के बारे में हमने पहले पढ़ चुका है और ईस्ट के बारे में भी पढ़ चुका है। ईस्ट को हिंदी में खमीर कहते हैं। खमीर ये बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स में भी यूज होता है, शराब बनाने में भी यूज होता है। तो यदि आपको इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप पिछली वीडियोस में देख सकते हैं। बहुत सारे फंगस ऐसे होते हैं जो कि डिजीज कॉज करते हैं प्लांट्स में, जैसे स्मट ऑफ वीट, ये एक तरीके का डिजीज है जो कि गेहूं में लगता है। रस्ट ऑफ वीट, ये भी गेहूं का ही डिजीज है। जैसे हम देख सकते हैं इस फिगर में, ये रस्ट ऑफ वीट है। ये जो छोटा छोटा कीड़े नुमा दिखाई दे रहा है येलोइश कलर का, यही फंगस है। इससे इसकी पत्तियां खराब हो जाती हैं और क्वालिटी अच्छी नहीं रह पाती। इसी प्रकार से ब्लाइट ऑफ पोटैटो, पोटैटो का की पत्तियों पर जो थोड़ा थोड़ा धब्बा नुमा हो जाता है जिससे वो खराब हो जाती हैं पत्तियां, वो फंगस की वजह से होता है। तो इस चीज को आप लोग देख लीजिएगा। जैसे रेड रूट ऑफ शुगर केन, जो हम लोग शुगर देखते हैं, शुगर केन देखते हैं मतलब गन्ना देखते हैं, गन्ने में कभी कभी आपको रेड रूट दिखाई देता होगा, या फिर गन्ना को जब बीच से छीलते होंगे तो बीच में एकदम उसका रेड कलर का क्या होता है दिखाई देता है पोर्शंस, वो एक तरीके का फंगस होता है। ये भी डिजीज है जो कि फंगस द्वारा क्रिएट किया जाता है। इसी प्रकार से बहुत सारी डिजीज है, आप देख लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं लाइकन्स पर। आइए अब देखते हैं लाइकन्स के बारे में। लाइकन्स को सैक कहते हैं और ये लाइकन जो है दो ऑर्गेनिज्म से मिलकर बना है, पहला एल्गी एंड दूसरा फंगस। ये जो लाइकन है एल्गी एंड फंगस के सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की वजह से है। मतलब लाइकन्स कोई एक ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये दो ऑर्गेनिज्म है जो कि एल्गी एंड फंगस है। तो जाहिर सी बात है, हमने अभी देखा है कि फंगस जो होता है, फंगी जो होता है, ये ऑटोट्रॉफ्स नहीं है, मतलब अपना खाना खुद से नहीं बना सकता, ये दूसरे के ऊपर निर्भर होता है, मीन्स एल्गी के ऊपर निर्भर होता है। इसीलिए ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है जिससे एक दूसरे को ये लाभ पहुंचाते रहते हैं। इसीलिए हम देख सकते हैं कि लाइकन्स जो है दो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि एक साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। लाइकन्स की एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि ये इकोलॉजिकल सक्सेशन को इनिशिएट कर सकते हैं। दे आर कैपेबल ऑफ इनिशिएटिंग इकोलॉजिकल सक्सेशन इवन ऑन बेयर रॉक। इसको आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं ये चट्टाने हैं, टूटे फूटे पत्थर है जहां पर कोई भी पेड़ नहीं है, कोई भी पौधा नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये बेयर रॉक है ओनली। बट कुछ दिनों बाद जब यहाँ पर बारिश होती है और मॉइस्चर मिलता है, कुछ पानी मिलता है, तो वहाँ पर लाइकेन एंड मॉसेस आ जाते हैं। ये हम देख सकते हैं हरे पीले रंग का जो है ये लाइकेन एंड मॉसेस है। मीन्स बेयर पहले रॉक था, बेयर रॉक के ऊपर ये लाइकेंस आ गए। अब ये लाइकेंस जब मर जाएंगे तो फिर से इसी चट्टान के ऊपर जम जाते हैं, फिर वहां पर मॉइस्चर मिलेगा तो फिर वहां पर पनप जाएंगे। तो ऐसे जब बारंबार प्रोसेस होता रहेगा तो वहां पर जब ज़्यादा न्यूट्रिशन आ जाएगा तो वहां पर ग्रासेस आ जाएंगे, फिर ग्रासेस उसी प्रकार से जन्म लेंगे, फिर मरेंगे, फिर वहां पर एक ह्यूमस क्रिएट हो जाएगा। जब ह्यूमस क्रिएट हो जाएगा तो छोटे मोटे स्क्रब, छोटे मोटे पौधे आ जाएंगे जिसे स्क्रब कहते हैं। उसी प्रकार से कई दिनों बाद जब कई प्रोसेस बीत जाएंगे, जब स्क्रब जिंदा रहेंगे, फिर मरेंगे, जिएंगे, मरेंगे, फिर वहां पर और ज़्यादा ह्यूमस कलेक्शन हो जाएगा। जब और ज़्यादा ह्यूमस कलेक्शन हो जाएगा तो उस जगह पर प्लांट्स फिर ले लेते हैं। तो इसी प्रोसेस को इकोलॉजिकल सक्सेशन कहते हैं कि फ्रॉम बेयर रॉक टू द प्लांट्स टू द ट्रीज कैसे आता है। तो इसको इनिशिएट करने वाला, शुरुआत करने वाला लाइकेंस एंड मॉसेस होता है। इसीलिए लाइकेंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकेंडली, दे आर सेंसिटिव टू एयर पॉल्यूशन। ये एयर पॉल्यूशन की तरफ बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें तो जो खाना मिलता है, जो मतलब न्यूट्रिशन मिलता है, ये तो हवा से ही प्राप्त करते हैं, एटमॉस्फेयर से ही। और यदि एटमॉस्फेयर में किसी प्रकार का पॉल्यूशन है तो लाइकेंस वहां पर मर जाते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, यदि किसी भी एरिया में लाइकेंस यदि मर रहे हैं तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि उस एरिया में पॉल्यूशन बढ़ रहा है।
तो एक तरीके का ये पॉल्यूशन इंडिकेटर का भी काम करते हैं लाइकन्स। अभी तक हमने क्रिप्टो गेम्स के अंदर थैलोफाइट्स को देख लिया। थैलोफाइट्स में हमने एल्गी को देखा और एल्गी के साथ साथ दो संबंधी थे इसके, फंगस एंड लाइकेंस, इनके वो भी देख लिया। बट फंगस एंड लाइकेंस क्या होता है, प्लांट किंगडम में नहीं आते, प्लांट किंगडम में नहीं आते, ये भी हमने देखा। तो अब शुरू करते हैं ब्रायोफाइटा। तो थैलोफाइटा को जो डिस्टिंग्विश करने की बारी थी मित्रों, वो इस आधार पे थी कि थैलोफाइट्स डू नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी। बट ब्रायोफाइट की बात करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी तो नहीं है, बट ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है इनके पास, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है इनके पास और लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इनके पास। हाँ, इनकी बॉडी वेल डिफरेंशिएटेड तो नहीं है, बट हाँ ये हो सकता है ये रूट हो, ये स्टेम हो, ये लीव्स हो, जैसा कि हम इसमें देख सकते हैं इस फिगर में। हाँ, हम ये कह सकते हैं हो सकता है ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है, ये स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है। तो इस प्रकार के जो पौधे होते हैं जिसमें कंप्लीटली हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते, बट ये कह सकते हैं कि हाँ दिस इज द रूट लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट देयर, तो इस टाइप के पौधे को ब्रायोफाइट्स कहते हैं। बट दे लैक, इनके पास जो ट्रू रूट्स होते हैं वो ट्रू रूट्स नहीं होते, दे डू नॉट बियर ट्रू रूट्स एंड ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स, बट दे बियर रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर। जो बीज की कड़ी होती है उसको हम ब्रायोफाइटा कहते हैं। ये मोस्टली जो होते हैं टेरेस्ट्रियल प्लांट होते हैं और इन्हें एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है, बिकॉज दे रिक्वायर वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दे आर प्रेजेंट इन मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेस। बहुत जगह हम देखेंगे कि जहाँ पर पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर काई जम जाती है, मॉसेस एंड लीवरवर्ट्स। तो ये जो काई है फ्रेंड्स, ये ब्रायोफाइटा में आते हैं। ये काई का एक छोटा सा हिस्सा है, ये प्लांट है, तो इसी को यहाँ पर दिखाया गया। तो जाहिर सी बात है जो उनको पानी की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस उनके लाइफ में होती है, दे आर वाटर लविंग प्लांट्स। यदि फर्स्ट प्लांट जो कि अपीयर हुआ धरती पे उसे हम मॉसेस ही कह सकते हैं, जो कि ब्रायोफाइटा में आती है। काई जो होती है दे हैव रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जैसा कि हम फिगर में देख सकते हैं, बट दे डू नॉट पोजेज ट्रू रूट्स और ट्रू स्ट्रीम्स और ट्रू लीव्स। इसी प्रकार से एक ऐसा ब्रायोफाइटा है स्फैग्नम, जो कि 18 गुना ज्यादा पानी अपने वेट से एब्जर्व कर सकता है। ये है स्फैग्नम का फोटो। स्फैग्नम क्या कर सकता है, यदि इसको आप पानी में रख दीजिएगा तो ये 18 गुना पानी अपने बॉडी में एब्जर्व कर लेगा। यदि 1 केजी आप स्फैग्नम रखते हैं तो वो 18 लीटर तक पानी को एब्जर्व कर लेगा। और इसीलिए जो बहुत सारे गार्डनर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा सारे माली होते हैं, वो पौधों को सूखने से बचाने के लिए इस ब्रायोफाइटा का इस को यूज करते हैं। वो ले जाते हैं गार्डन में फैला देते हैं, एकदम पानी से भिंगा देते हैं और वो पानी एब्जर्व करके धीरे धीरे रखे रहता है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मित्रों, हमने टेरियोडोफाइटा को देखना है। थैलोफाइटा देख चुके, जिसमें थैलस लाइक बॉडी होती है, जिसमें लीव्स को, रूट को या फिर स्टेम को हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। ब्रायोफाइटा हमने देखा कि दे डू नॉट हैव ट्रू रूट, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स, मतलब दे हैव रूट लाइक स्ट्रक्चर, दे हैव स्टेम लाइक स्ट्रक्चर, बट दे डू नॉट पॉजेस ट्रू रूट। इनके पास ट्रू रूट नहीं होता। बट अब टेरियोडोफाइटा के देखते हैं। टेरियोडोफाइटा का जो बॉडी होता है वो वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी होता है, मतलब इनके पास रूट होता है, स्टेम होता है एंड लीव्स होता है। यदि इस प्रकार के हम पौधे की बात करें तो पहले ये ऐसे पौधे हैं टेरियोडोफाइटा जिनके पास वेस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं, जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं। आइए अब हम लोग गाइनोस्पर्म के बारे में देखते हैं। गाइनोस्पर्म वो पौधे होते हैं जो कि सीड को प्रोड्यूस करते हैं, मतलब बीज निकलेगा इस पौधों से, बट फ्लावर्स नहीं होंगे, फूल नहीं होंगे। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है पाइन्स। और इनके जो सीड्स होते हैं वो नेकेड होते हैं, अनक्लोज्ड होते हैं, मतलब वो फल के अंदर नहीं होंगे, वो बाहर ही होंगे।
इनकी बॉडी जो होती है वेल डिफरेंशिएटेड होती है रूट में, स्टेम में एंड लीव्स में। मीन्स दे आर नॉट द थाइलस प्लांट्स। इनके पास रूट, स्टेम एंड लीव्स वेल डिफरेंशिएटेड होती है। ये ऐसे पौधे होते हैं जिनके पास वेस्कुलर प्लांट्स कहते हैं, मतलब इनके पास जाइलम एंड फ्लोएम नाम के टिश्यूज पाए जाते हैं जो कि वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। इनका जो पॉलिनेशन होता है वो एयर के थ्रू होता है। यदि लॉन्गेस्ट प्लांट की बात करें प्लांट किंगडम की, तो रोजवुड होता है, जो कि हम इस फिगर में देख सकते हैं। ये रोजवुड है जो कि इसकी कैटेगरी में आता है। ओके फ्रेंड्स, इसकी हाइट 120 मीटर तक हो सकती है, सो बिग। ओके, एंड जो स्मॉलेस्ट पौधा होता है उसको जेमिया पाइगेमिया कहते हैं। द पोलन ग्रेन्स ऑफ पाइनस आर सो मच इन नंबर देन सल्फर फ्लावर्स। ये देख सकते हैं जो दूसरा वाला फिगर है, इसमें धुएं रूप की तरह ये जो उड़ रहा है ये इसके पोलन ग्रेन्स हैं, पॉलेंस हैं। ये इस तरीके से उड़ते हैं फ्रेंड्स कि इसको लगता है कि सल्फर का सावर हो रहा है। एंजियोस्पर्म, ये बहुत ही ईजी है। एंजियोस्पर्म जो होता है सीड प्रोड्यूसिंग फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, मतलब इनमें सीड्स भी होगा प्लस फ्लावर्स भी होंगे। ऐसे पौधों को एंजियोस्पर्म कहते हैं। इनके जो सीड्स होते हैं वो फ्रूट्स के अंदर होते हैं। फॉर एग्जांपल एप्पल का एग्जांपल हमने देखा अभी, उसी प्रकार से बीज उस फ्रूट के अंदर होगा। उसी ऐसे पौधों को एंजियोस्पर्म कहेंगे। एंजियोस्पर्म के पास भी वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, वेस्कुलर प्लांट कह सकते हैं क्योंकि इनके पास भी जाइलम एंड फ्लोएम होता है, प्लस ये वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स भी होते हैं इनके। यदि एप्पल का हम पौधा देखेंगे तो उसमें हमारा क्या होता है, स्टेम भी दिखाई देगा, रूट्स भी, उसके जड़ भी होते हैं और लीव्स भी होती हैं।